व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी सर की स्पीच पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड जो वक्फ बिल के ऊपर जो आई है। तो काफी इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली, जबरदस्त ये मतलब उनका स्पीच होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पे बात करनी है तो मुझे चार दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान जिस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरा है वक्फ की अवधारणा। तीसरी है वक्फ की राजनीति। और चौथा है वक्फ की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति। सबसे पहले हमारे नेता सदन माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्फ कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया। और चाहे वक्फ कमेटी के जेपीसी के चेयरमैन हमारे उस सदन के सदस्य जगदम्बिका पाल जी रहे हों, हमारे मंत्री जी रहे हों, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, तो उनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं। फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का बयान शुरू करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहां क्यों है, कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। मगर सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले जब अल्पसंख्यक की बात आती तराजू पर तोलते हैं। किसका वेट ज्यादा है, किसकी धमक ज्यादा है, किसकी खनक ज्यादा है, फिर तय करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ आना है, किस माइनॉरिटी के साथ नहीं आना है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तमिलनाडु के त्रिवेणी मंदिर की बात आई, यमुनानगर में गुरुद्वारे की बात आई, केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जमीन की बात आई। बहुत सारे लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट की बात करते हैं। तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तमिलनाडु का मंदिर का तो स्टेटस नहीं चेंज हो सकता भाई। 15 अगस्त 47 के बाद किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता। तो वक्फ बोर्ड को क्लेम फॉरफिट कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज इन कंट्रास्ट टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। परंतु अब सुनिए, यही गुरुद्वारे के बारे में भी होना चाहिए। मगर सभापति महोदय, चाहे वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, एक ही को फायदा होना है, जिसे कहावत पे कहते हैं, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, आखिर में कटना भगवे रंग के खरबूजे को ही होता है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन संपत्तियों के द्वारा जो कुछ हुआ, उन्होंने इतनी चीजों को लिया है, इतनी चीजों को लिया है। एक पुराना उर्दू का शेर है कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जो कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, और जो ये कहे कि साहब अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में तो एक ऐसी बादशाही आ गई है। इसके लिए मुझे सभापति महोदय, वो पुरानी वाली फिल्म अगर लोगों को याद हो, मुगले आजम का वो सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया, तो सलीम कहता है, जब्त मैं करूं जिसकी की जमीन वीरान हो गई है, जब्त वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद चाहत को ठेस पहुंची है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं ये भी बात करना चाहता हूं, और वैसे आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए एक हिंदू साथी दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूं कि वक्त की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है, तो उन चंद लोगों ने, जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे।
तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। राह की दीवार है, वाह। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारे डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने अनायास अकारण यह बात बोली थी कि उस समय जब जिन्ना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय, तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। और खैर, मैं अंबेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे वो कोट कर सकता हूं, सारी बातों को छोड़िए, मगर अफसोस की बात यह है सर कि अभी मनोज झा जी ने बोला था हम में से कोई शक है, कोई हूण है, और ये करिए। अरे भैया, जमाने चले गए, अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने क्या प्रूव किया है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने डिनर के दौरान कहा कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माय जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम एन इंडियन जीडीएन। अरे साहब, कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं सभापति महोदय। पूरी वीडियो गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है लोगों के दिमागों में, किसी सदन के एक सदस्य यहां विराजमान है, वो उस समय महाराणा सांगा का उल्लेख कर दिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, सारे के सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये गुलामी के जिन्होंने गुलाम बनाया उनके सोर्सेस पे यकीन ना करिए। और वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो ये भी बोल दूं, हमारे सदन के बहुत सदस्यों को नहीं पता होगा, अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है, पोरस नाम के किसी राजा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक में है। इसलिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तब इन चीजों को आप सही ढंग से समझने में सफल होंगे। मेरा अब यह भी अनुरोध अपने सदस्यों के साथ है। वक्त की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है कि ये ओरिजिनली कहां से आया, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले वक्त का उल्लेख आता है जब ससनीड एम्पायर को खलीफा उमर ने कैप्चर किया, तो आज का जो सदन इराक है उसके इलाके को उन्होंने वक्त डिक्लेयर किया, और वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था। स्टेट के बारे में माननीय नड्डा जी ने अभी बताया कि बड़े बड़े देशों में किस ढंग से होता था। सर सैयद अहमद खान ने भी वक्त को मूल इस्लाम का हिस्सा न मानते हुए इसके लिए मुजार शब्द कहा है, जो शरिया के अंतर्गत आता है, और इसी के लिए उन्होंने फतवा आलमगीरी को भी कोट किया था। और इसीलिए 1894 की जो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट जो आया था, वो वक्फ अल औलाद के खिलाफ आया था। मगर सभापति महोदय, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है, इसे बदलना चाहिए, क्योंकि 1904 में जिन्ना कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फिर 1913 में वो जजमेंट बदला गया। हमारे सदन के बहुत से सदस्यों ने इस सदन और दूसरे सदन में बोला है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, लगेगा जैसे वही लोग बोल रहे हैं। वर्ड ये है, कोट है, सिंस द बिल वॉज इंट्रोड्यूस टू एडमिनिस्टर द मुस्लिम लॉ फॉर मुसलमान्स, सो द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट अराइज। लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य बोल रहा हूं। सर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल 1913 में ही यूज्ड दिस वर्ड व्हाइल मूविंग द रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली, और आज भी भाषा नहीं बदल रही है। हमें ईमानदारी से, और उस समय यूपी और बंगाल ने उसका विरोध किया था, आज यूपी और बंगाल के लोग किस तरीके से साथ में है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हाँ, एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं, मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते।
उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा साहब? हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साहब जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? मुस्लिम भावना का सम्मान है। और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, काटने के लिए तो हलाल होने के लिए मुस्लिम जरूरी है, और बांटने के लिए बगैर मुस्लिम के भी हलाल होगा। त्रिवेदी जी का ये भाषण वैसे था तो बहुत लंबा, 40 मिनट का ये भाषण, अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो संसद टीवी पर आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे जो पार्ट सबसे ज्यादा अच्छे लगे वो यही थे। बाकी आपको इनमें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कौन सा यार? ये तो पूरा जो इनका जो पूरा स्पीच है ना, ये तो मैं देखूंगा, सनसेट टीवी पर है पूरा। लेकिन यार मतलब आप एक चीज समझो, उन्होंने बहुत बढ़िया आखिरी के 2-3 मिनट के अंदर जो उन्होंने बात करी है ना, आप भी बोलोगे भाई मतलब जिस तर्क वितर्क के साथ हर चीज को कॉन्ट्रास्ट में लाके और एक्सप्लेन करते हैं ना, वो बहुत गजब था। वो उन्होंने सही बोला ना कि अगर दुआ कबूल नहीं हो सकती है उस तरीके से, तो फिर दान कैसे? और भाई देखो, समझने वाली बात है, अगर किसी की जमीन पर कुछ हक हो जाता था पहले, अगर उसको फाइट करना है उसके लिए, तो उसको उन्हीं के कोर्ट में जाना पड़ता था यार। ये तो फिर संविधान कहाँ है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको अगर बात करनी है, कुछ भी मामला होता है तो अभी हमने कल कौन सी केसरी का जो इस वाला उसमें क्या बोला था, लेकिन जब वो वहां केस लड़ने गए, उन्होंने देखा जूरी जो थी सारी वो ब्रिटिशर्स की थी। जब लंदन गए तो खारिज हो गया था फिर वो भी। फिर जब लंदन गए तो देखा वहां भी जितने भी थे सब भाई। अगर ये है, मान लो कि कोई मेरे घर वाले के अगेंस्ट केस लेके मेरे पास ही आ रहा है, तो भाई मैं तो पार्शियल होंगी उसके लिए। वही तभी तो संविधान, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए ये चीज। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, और जरूर 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 आप लोग पूरा स्पीच देखिएगा जाके सनसेट टीवी पर। मिलता है आप लोग उस वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।